नमस्कार साथियों। मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के पार्ट 3 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूं। पार्ट 0 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाला हूं, जैसे केमिकल एनालिसिस, हार्डनेस टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, माइक्रो एग्जामिनेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। ये 6 टॉपिक्स मैं सीरीज 1 में कवर करने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था केमिकल एनालिसिस के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या ऑपरेटर्स, क्या क्या सिस्टम इसमें यूज किए जाते हैं, टेस्ट प्रोसीजर्स क्या हैं जो जनरली फॉलो किए जाते हैं, टेस्टिंग के दौरान आपने क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है और जो समस्याएं आती हैं उनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में कि हार्डनेस टेस्टिंग की पहली बात, हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है, हार्डनेस टेस्टिंग कितने टाइप के हैं। मैंने 4 टाइप के बताए थे आपको: ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, रॉकेल हार्डनेस टेस्टिंग और सेलोरोस्कोप हार्डनेस टेस्टिंग। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या ऑपरेटर्स, खास करके ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर मैंने बात की थी कि इसमें क्या ऑपरेटर्स यूज होता है, क्या इसका टेस्ट प्रोसीजर है, उसके लिए क्या इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, क्या क्या लोड और इंडेंटर का क्या आपस में रिलेशंस है, कौन सा इंडेंटर किसके लिए यूज किया जाता है, क्या एप्लीकेशन है उसका। इसके अलावा ड्यूरिंग टेस्टिंग आपने क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली हार्डनेस टेस्टिंग में, खास करके ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में, और उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट में मैंने आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी बताया था जो मैंने खुद फेस किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप आने वाली समस्याओं का आप हल कर सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2 सारे अच्छे लगे होंगे और ये पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा। पार्ट 3 में मैं कवर करने वाला था विकर्स हार्डनेस टेस्ट, लेकिन मेरे पास कुछ सजेशन आया कि पहले आप रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग को कवर कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलित है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने, इस सजेशन को देखते हुए मैंने रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग पार्ट 3 में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद कीजिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद देखिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए पार्ट शुरू करते हैं। तो मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये पार्ट जो है रॉकेल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर रहेगा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्या क्या कवरेज है इस पार्ट पे देखिए। टाइप्स ऑफ रॉकेल हार्डनेस टेस्ट, कितने टाइप्स के रॉकेल हार्डनेस टेस्टिंग होती है, क्या क्या टेस्ट इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और इसमें क्या समस्याएं आती हैं और उनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस पार्ट 3 में कवर करनी है। तो पहले मैं बताऊं कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, HRA, HRB और HRC 3 टाइप के होते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, जिनको कि हम HRA रॉकवेल हार्डनेस A स्केल, रॉकवेल हार्डनेस B स्केल और रॉकवेल हार्डनेस C स्केल, ये हम कहते हैं इसको, और इसी के द्वारा इनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। बेसिकली रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग है क्या, जैसे कि आपने ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में देखा था, उसमें हम क्या करते थे, हम लोग डायामीटर मेजर करते थे, जो इंडेंटेशन का डायामीटर आता था उसको मेजर करके, और एक टेबल के हिसाब से उसका हम लोग ब्रिनल हार्डनेस नंबर बताते थे कि इसका ये हार्डनेस आ रहा है। लेकिन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में बजाय डायमीटर को मेजर करने के हम उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को मेजर करते हैं। जो इंडेंटर उस आपके टेस्ट पीस पे जो डेप्थ बनाता है, इंडेंट करता है, उसकी जो डेप्थ होती है, उसके बेसिस पे हार्डनेस को हम डिसाइड करते हैं।
तो हार्डनेस टेस्टिंग में, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में खास करके डेप्थ और पेनिट्रेशन के थ्रू हार्डनेस टेस्टिंग को डिसाइड किया जाता है कि उसका हार्डनेस क्या है, अलग अलग लोडिंग कंडीशंस के ऊपर होता है। तो अब इस रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। रॉकवेल में देखिए बेसिकली 2-3 तरह के इक्विपमेंट है। एक मैनुअल है, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैनुअल है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल है, जो कि इसका सारा कुछ आपको यहाँ पे रीडिंग आ जाती है, आपको कुछ देखना नहीं पड़ता अलग से, सारा कुछ यहाँ मिल जाता है। तो रॉकवेल, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टेस्ट प्लेट। ये टेस्ट प्लेट अलग अलग टाइप की होती हैं। रॉकवेल ए के लिए अलग अलग स्केल के अलग अलग टेस्ट प्लेट होती हैं, रॉकवेल ए, रॉकवेल बी और रॉकवेल सी। तो अलग अलग टेस्ट प्लेट भी हम रखते हैं। ये टेस्ट प्लेट रखने का पूरा बॉक्स है, जिसमें कि टेस्ट प्लेट और कुछ एक उसके कीज वगैरह जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट में यूज करने के लिए, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कि डायल गेज हम कहते हैं। ये देखिए डायल गेज यहाँ दिखाया जा रहा है। इस डायल गेज को मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करके अलग से यहाँ दिखाया हुआ है। सो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम लोडिंग इसके ऊपर करते हैं, ये टेस्ट लोड, ये स्पिंडल है इसका, इसको हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे इंडेंटर लगा होता है। आगे मैं बताऊंगा क्या इंडेंटर, क्या साइज है उसका। और इसको पहले हम एक प्रिलिमिनरी लोड देते हैं, जिसको माइनर लोड कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस डायल, इसमें ये एक पार्ट होता है, हालांकि फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंटर होता है। इस पॉइंटर को हम तब तक घुमाते हैं जब तक इसका एक रेड इंडिकेटर होता है, पॉइंट लगा होता है, यहाँ तक ये निडल नहीं आ जाती है। जब आप लगा देते हैं टच करके इसको ऊपर, तो इसके ऊपर ये माइनर लोड अप्लाई हो जाता है। उसके बाद इस लीवर के थ्रू हम जो बेसिक लोड है वो हम अप्लाई करते हैं। अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग लोड्स हैं जो इंटरनली एडजस्ट किए जाते हैं। तो ये हम लोड लगाते हैं ए स्केल, बी स्केल और सी स्केल के लिए। तो इस तरह करके, और ये जो रीडिंग है, ये जो डायल है, इसकी ये जो आप देख रहे हैं निडल, ये डायरेक्ट रीडिंग देती है। यदि ये रेड में है तो HRB में आता है, और HRC और A के लिए ब्लैक वाला इंडिकेटर है, ये ब्लैक लाइन में है, और ये HRB में है। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग हार्डनेस टेस्टिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली कि अलग अलग स्केल्स हैं, और इस स्केल में क्या क्या यूज किया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि रॉकवेल ए स्केल है, इसमें देखिए ब्रेल इंडेंटर हम यूज करते हैं, और इस ब्रेल इंडेंटर को, जिसे हम डायमंड इंडेंटर भी कहते हैं, इसमें जो लोड होता है वो 60 kg का होता है, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो HRA की 20 से 88 HRA तक लिया जाता है। यदि उसके ऊपर हो तो हम दूसरे स्केल में देखते हैं। दूसरा स्केल है HRB, जिसमें कि हम 1/16 इंच स्टील बॉल डाया यूज करते हैं। लोड इसमें अप्लाई होता है 100 kg, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है HRB की वो 20 से 100 तक होती है। ये एप्लीकेशन HRA लो केस डेप्थ के लिए यूज किया जाता है, खास करके जो केस हार्डन जॉब्स होते हैं, जिसमें कि अप टू 0.5 mm तक की केस डेप्थ होती है, जनरली 0.1 से 0.3 तक के बीच में। वो जनरली हम इसको यूज करते हैं देखने के लिए, क्योंकि इसमें लोड 60 kg तक लगा होता है। HRB सीट मेटल्स के लिए यूज करते हैं, या थिन सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज करते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके लिए हम यूज करते हैं। और HRC स्केल जो है, इसमें हम 150 kg टोटल लोड होता है, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है HRC में 20 से 70 तक होती है। यदि 20 के नीचे HRC कोई भी आप चेक करते हैं तो वो सही नहीं माना जाता है। हमेशा 20 के ऊपर की रिकॉर्डिंग को बताया जाता है कि भाई 20 के ऊपर 20 है, 22 है। 20 से नीचे की रीडिंग को हम एप्लीकेबल नहीं मानते HRC स्केल में। ये आप इंडेंटर देखिए, जैसा कि मैंने बताया हार्डनेस टेस्टिंग के 2 पार्ट होते हैं, लोड और दूसरा इंडेंटर। ये ए स्केल में हम जनरली ब्रेल इंडेंटर यूज करते हैं, डायमंड इंडेंटर। और ये देखिए इसका जो इंक्लूडेड एंगल है ये कोन का, ये 120 डिग्री एंगल होता है इसका। और 1/16 इंच बॉल डाया जो स्टील का जो होता है ये यूज करते हैं HRB के केस में। उस समय जो लोड हम अप्लाई करते हैं वो 100 kg होता है। इसमें यह ध्यान रखिए कि जब आप इनिशियली सेट करते हैं तो माइनर लोड ऑलरेडी 10 kg के ऊपर सेट किया जाता है।
10 kg, उसके अलावा 50 आप यहाँ जोड़ दीजिए तो टोटल 60 kg लोड हो गया एज में। आप इसमें 90 kg जोड़ दिए तो ये 100 हो गया, और यहाँ पे 140 kg आप यूज़ करते हैं तो टोटल मेजर प्लस माइनर मिला के 150, 160, ये अलग अलग स्केल्स के लिए अलग अलग लोड कंडीशंस हैं और अलग अलग उनके इंडेंटर हैं। साथ में ये मैंने आपको एप्लीकेशंस भी दिखाई हुई हैं, ठीक है। देखिए इसमें टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर, क्या टेस्ट मेथड और प्रोसीजर यूज करते हैं। ये जनरली BIS स्टैंडर्ड, जिसका कि IS नंबर है IS 1586/2000, ये हम इसको टेस्ट मेथड स्टैंडर्ड आप देखिएगा तो उसमें सारे प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्लान कैसे लिया जाता है, हार्डनेस कैसे चेक करते हैं, प्रिकॉशंस वगैरह भी सारे कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इस दौरान प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए वो मैंने थोड़ा समराइज किया हुआ है। एक देखिए, पहले आपका जो जिस ऑब्जेक्ट का आप हार्डनेस ले रहे हैं वो सरफेस उसका क्लीन होना चाहिए। कोई भी इंडेंटर हो और या पार्ट हो जो भी है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इंडेंटर की जो सीटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सरफेस शुड बी क्लीन, स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम ऑक्साइड। जिस भी ऑब्जेक्ट का आप हार्डनेस ले रहे हैं उसका सरफेस क्लीन हो, स्मूथ हो और कोई भी उसमें ऑक्साइड या जैसे करोजन या रस्टी दाग इस तरह का नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए उसका प्लेट सरफेस जो है। थर्ड जो है कि सरफेस हमेशा फ्लैट होनी चाहिए, विच इज परपेंडिकुलर टू द इंडेंटर। ये इंडेंटर, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग के दौरान ये मैंने आपको, ये लड़का है जो की चेक करता है ऑपरेटर, इसको मैं समझा रहा हूँ कि ये इंडेंटर है और ये आपका टेस्ट प्लेट का है, ये ठीक 90 डिग्री पे होना चाहिए। यदि ये टेस्ट प्लेट आपकी या जो भी जॉब है आपका वो टेढ़ा बैठा हुआ है या फिर इंडेंटर सही नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, तो आपका हार्डनेस कभी भी ठीक नहीं आएगा। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है हमेशा रॉकेल हार्डनेस टेस्टिंग में। इसके अलावा टेस्ट स्पीड शुड बी स्टैंडर्डाइज। ये जो हम लीवर के थ्रू लोड अप्लाई करते हैं उसको भी हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में लोडिंग स्पीड बढ़ा देते हैं, कोई दूसरा ऑपरेटर आता है वो उसको अपने हिसाब से चेंज कर देता है, तो फिर आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी। इसीलिए एक बार जब आपने कैलिब्रेशन के दौरान जो आपने उसकी स्पीड सही कर दी, सेट कर दी, उसी स्पीड पे आपको करने का है। उसके अलावा थिकनेस शुड बी 10 times हायर देन दैट ऑफ द डेप्थ ऑफ द इंडेंटर। इंडेंटर का जो डेप्थ है उससे उसका थिकनेस कम से कम 15 times हायर होना चाहिए, 15 times हायर होना चाहिए। सिलिंड्रिकल सरफेस, देखिए हर बार आपको फ्लैट सरफेस नहीं मिलता है, कई बार आपको सिलिंड्रिकल जॉब भी चेक करने होते हैं, राउंड जॉब चेक करने होते हैं। तो उसके लिए एक ध्यान में रखना कि जो आप भी चेक कीजिएगा वो कभी भी सही वैल्यू नहीं आएगी। यदि वो कर्वेचर उसका कनकेव है तो आपको हमेशा लो रीडिंग मिलेगी, और यदि कर्वेचर उसका कॉन्वेक्स है तो आपको हाई मिलेगी। इसके लिए करेक्शन फैक्टर होता है। यदि आप इंडियन स्टैंडर्ड देखिएगा तो करेक्शन फैक्टर अलग अलग लोडिंग कंडीशन में अलग अलग दिखाया जाता है कि क्या उसमें ऐड करना और क्या सबट्रैक्ट करना है। यदि कॉन्केव है तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, और यदि आपका कॉन्वेक्स है तो आपको लो करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जो भी आपका वैल्यू दिखाता है। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग हार्डनेस टेस्टिंग। ये प्रिकॉशन हमें रखना पड़ता है। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, देखिए बेसिकली इसमें प्रॉब्लम एक ही आती है, वो है एरर। आप जो भी चेक कर रहे हैं वो वैल्यू ठीक है कि नहीं है, वेरिएशन ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, फॉल्स रीडिंग तो नहीं आ रही है। ये सारे इसमें वेरिएशंस होते हैं जो कि ड्यूरिंग टेस्टिंग आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, काफ़ी कुछ तो मैंने प्रिकॉशंस में दिए हुए हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा ये कि फॉलो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन, ये मैंने लिखा ही हुआ है। इसके बाद रीडिंग टेकन टू क्लोज गिव्स हायर वैल्यूज। यदि आप बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज रीडिंग्स लेते हैं तो वैल्यू आपकी ठीक नहीं आएगी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चिप्ड और क्रैक्ड ब्रेल इंडेंटर। जो भी आपका इंडेंटर है, चाहे वो ब्रेल इंडेंटर कोन वाला हो या आपका स्टील बॉल हो, वो डैमेज कंडीशन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब भी आप हार्डनेस स्टार्ट कीजिए, आप उसको इंडेंटर को एक बार चेक कर लीजिए। जनरली चेक करने का तरीका होता है जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि आप उसको खोल के इंडेंटर को
अपने नाखून पे ही रगड़िए। यदि उससे स्क्रैच आता है आपके नाखून के ऊपर, इसका मतलब इंडेंटर कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं डैमेज है। इसी तरह स्टील बॉल का भी यदि उसमें कोई चपटापन आ गया है या उसमें डिफॉर्मेशन हो गया है तो उसको इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी जगह पे नया बॉल आप लीजिए। तो ये बहुत अच्छी प्रिकॉशन है और बहुत बढ़िया सोल्यूशन है उसका। कई बार इसकी वजह से रीडिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आती हैं जिसमें कि आदमी परेशान हो जाता है, तो इसके लिए पहले आपको चेक करने का है। वैसे भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब भी आप हार्डनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक वेरिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड प्लेट पे उसको वेरीफाई कीजिए, इंडेंटर को चेक कीजिए और तब उसका हार्डनेस लीजिए। यदि आपकी टेस्ट प्लेट से हार्डनेस मैच करती है, इसका मतलब आपकी मशीन ठीक है, वेरीफाइड है। तो ये मैंने लिखा है, पीरियोडिकली इंस्पेक्ट द इंडेंटर फॉर एनी डैमेजेस। इसके बाद ही आपका चौथा पॉइंट, लार्ज और इरेगुलर शेप्ड पार्ट्स मस्ट बी प्रॉपरली सीटेड एंड नो मूवमेंट ऑफ द पार्ट ड्यूरिंग टेस्टिंग। कई बार बहुत बड़े बड़े पार्ट होते हैं, इरेगुलर पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फिक्चर्स होते हैं। ऐसे फिक्चर का यूज कीजिए जिसमें वो प्रॉपरली सीटिंग हो और ड्यूरिंग टेस्टिंग वो पार्ट हिले नहीं, खिसके नहीं। यदि वो खिसक जाता है, यदि वो स्लिप करता है तो आपकी रीडिंग कभी भी सही नहीं आएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही फिक्चर का इस्तेमाल कीजिए, खास करके लार्ज पार्ट और इरेगुलर शेप पार्ट्स के लिए। इसके बाद लास्ट जो है, टेस्ट पार्ट इज टू थिन। यदि आपका टेस्ट पार्ट बहुत ही पतला है तो भी आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। इसीलिए थिकनेस ऑफ द टेस्ट पीस मस्ट बी 10 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन। जो टेस्ट पीस की थिकनेस है वो 10 टाइम इंडेंटेशन की जो डेप्थ होती है उससे 10 टाइम्स हायर होना चाहिए। अदरवाइज आपको रीडिंग कभी भी सही नहीं मिलेगी, चाहे वो HRA स्केल हो, B स्केल हो या स्केल C हो। तो ये आपने देखा कि हार्डनेस टेस्टिंग के दौरान, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के दौरान क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या उसके प्रॉब्लम्स आती है, उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। इसके अलावा A, B, C के अलावा जो कि जनरली इंडस्ट्री में होता है, एक सुपरफिशियल हार्डनेस भी होता है, रॉकवेल हार्डनेस होता है, जिसमें कि 15, 30 और 45 kg का लोड अप्लाई किया जाता है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर HRA, HRC और डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट और पार्ट, सॉफ्ट मेटल है या कुछ है तो उसमें HRB भी हम यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये हार्डनेस टेस्टिंग रॉकवेल C का चैप्टर मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। आपकी जो समस्याएं आती हैं बीच बीच में, उनका समाधान भी इसमें आपको मिल गया होगा। तो आप इसको पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ दिखाइए और यदि चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अगला जो पार्ट मेरा आएगा, पार्ट 4, दैट विल बी ऑन विकर्स हार्डनेस टेस्ट, जिसमें मैं विकर्स हार्डनेस टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपने इतना टाइम दिया, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।